शुभ संध्या। ऑन द रिकॉर्ड I-24 न्यूज इंग्लिश इंटरव्यू शो में आपका स्वागत है। ईरान के साथ हालिया युद्ध ने कई देशों को प्रभावित किया, पर सबसे अलग इराक पर असर पड़ा, जहां संघर्ष के दोनों पक्षों ने उसकी जमीन पर एक दूसरे पर हमला किया। पिछले 20 से अधिक वर्षों में बगदाद ने अमेरिका पर अपनी निर्भरता और ईरान पर अपनी आश्रितता के बीच एक नाजुक संतुलन बनाए रखने के लिए संघर्ष किया है, जिससे वह दोनों के लिए प्रभाव का युद्ध क्षेत्र बन गया है। आज एक नवनिर्वाचित सरकार के तहत बगदाद अपनी सशस्त्र सेनाओं में ईरानी प्रभाव को कम करने के अपने इरादे के शुरुआती संकेत दिखा रहा है, लेकिन रास्ता लंबा है और ईरान के चुपचाप बैठने की संभावना नहीं है। आज रात मेरे साथ एलिजाबेथ सुरकोव विस्तार से समझाने के लिए जुड़ी हैं। एलिजाबेथ सुरकोव लेवांत क्षेत्र की विशेषज्ञ, मध्य पूर्व शोधकर्ता है। वो न्यू लाइन्स इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रैटेजी एंड पॉलिसी, जो वॉशिंगटन डीसी स्थित एक थिंक टैंक है, में फेलो हैं, और फोरम फॉर रीजनल थिंकिंग, जो यरूशलेम स्थित एक इजरायली फिलिस्तीनी थिंक टैंक है, में रिसर्च फेलो भी हैं। मार्च 2023 में जब एलिजाबेथ सुरकोव बगदाद में शोध कर रही थीं, तब उन्हें इराकी काताइब हिजबुल्लाह द्वारा अगवा कर लिया गया, जो अमेरिका द्वारा आतंकवादी घोषित संगठन और ईरानी समर्थित समूह है। उन्होंने एलिजाबेथ सुरकोव को सितंबर 2025 में रिहा करने से पहले 903 दिनों तक बंधक बनाकर रखा। वह वर्तमान में प्रिंसटन विश्वविद्यालय के राजनीति विभाग में डॉक्टरेट की छात्रा है। एलिजाबेथ सुरकोव, आज शाम जुड़ने के लिए धन्यवाद। ये मेरा सौभाग्य है। तो इराक में ऐसा क्या खास था कि सीधे शब्दों में कहें तो वो एकमात्र देश बन गया जिसने ईरान के साथ युद्ध के दौरान खुद पर ही हमला किया? हाँ, ये वास्तव में काफी उल्लेखनीय है, क्योंकि ईरान समर्थित मिलिशिया जो इराक में काम कर रही थी, उन्होंने वास्तव में खुद इराक पर ही हमला किया था, न कि केवल, आप जानते हैं, कुर्दिस्तान क्षेत्र पर। और वह कुछ ईरानी कुर्दिश मिलिशियाज हैं जो वहां स्थित हैं, और ऐसी रिपोर्ट्स थीं कि इजराइल का इरादा था कि वे उनका इस्तेमाल करके ईरान में मूलतः जमीनी घुसपैठ करें। तो सिर्फ वही ठिकाने या उत्तर के कुर्दिस्तान क्षेत्रीय सरकार से जुड़े ठिकाने ही नहीं, बल्कि इराकी सरकार के तेल क्षेत्र और होटल भी निशाना बनाए गए। ऐसा लगता है वे तेल की कीमतें बढ़ाकर ईरान को फायदा और अपने देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये मिलिशिया ईरान के एजेंडा पर काम कर रही हैं और अपने देश को नुकसान पहुंचाने को भी तैयार हैं अगर इससे ईरान को फायदा हो, और हम इससे गैर लड़ाकू गतिविधियों में भी देखते हैं। जबकि आप जानती हैं, फिलहाल इराकी संसद में शिया ताकतों का दबदबा है, लेकिन अन्य संप्रदायों के लोग भी काफी हद तक ईरान समर्थक हैं। और इन ताकतों ने उदाहरण के लिए कई सालों तक किसी भी योजना को रोक दिया, जैसे कि इराक के दक्षिणी हिस्से बसरा को जॉर्डन के दक्षिणी हिस्से अकाबा से जोड़ने की योजना, जिससे तेल पाइपलाइन के जरिए अकाबा तक पहुंच सकता था और हारमुज जलदमरू मध्य के लिए एक वैकल्पिक रास्ता मिल जाता। अब इराक को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है, क्योंकि वे लगभग पूरी तरह हारमुज जलदमरू मध्य पर निर्भर हैं। तो वे अपने कुछ तेल को कुर्दिस्तान क्षेत्र के जरिए तुर्की भेज रहे हैं, और अब सीरिया के जरिए भी मूल रूप से ट्रकों के माध्यम से इस तेल को भेजा जा रहा है। और जाहिर है, ट्रकों के जरिए आप उतना तेल निर्यात नहीं कर सकती जितना समुद्र के रास्ते कर सकती हैं, और साथ ही ये बहुत ज्यादा महंगा भी है। तो इन मिलिशियाओं और ईरान के प्रति वफादार राजनीतिक ताकतों ने सालों से इराक को काफी नुकसान पहुंचाया है, और अब हम इसका एक बहुत ही चरम रूप देख रही हैं। और ये मिलिशिया खुद इराक पर और पड़ोसी देशों पर भी हमला कर रही हैं, जिससे इराक और दूसरे देशों के बीच कूटनीतिक संबंधों को नुकसान पहुंच रहा है। और आप जानती हैं, इससे अमेरिका की जवाबी कार्रवाई को भी न्योता मिल रहा है। तो ईरानी मिलिशियाओं ने इराक पर बमबारी की, लेकिन साथ ही अमेरिका ने भी कई जवाबी हमले किए, जिसमें ईरान के लिए इराकी क्षेत्र में काम कर रही अलग अलग मिलिशियाओं के दर्जनों सदस्य मारे गए। हाँ, मुझे पता है, इराक की स्थिति को फॉलो करना वाकई बहुत उलझन भरा था, क्योंकि दोनों पक्ष एक ही इलाके में लड़ रहे थे। यह क्षेत्र के लिए अनोखा है। अब मैं अली अल जैदी की नई सरकार के बारे में पूछना चाहता हूं। उन्होंने इस सरकार ने बार बार कहा है कि वे विभिन्न मिलिशियाओं को निरस्त करने का इरादा रखते हैं। उनमें से अधिकांश तेहरान के साथ जुड़े हुए हैं।
लेकिन सभी नहीं, और उन्हें इराकी सशस्त्र बलों के एकीकृत ढांचे में शामिल करना है। अब जबकि इन मिलिशियाओं में से कुछ ने कहा है कि वे तैयार हैं और एक दो ने तो औपचारिक रूप से बदलाव की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है, सबसे शक्तिशाली ईरान समर्थित मिलिशियाओं ने साफ कह दिया है कि वे इसमें शामिल नहीं होंगे। तो इराक में इन मिलिशियाओं को निरस्त्र करने की ये योजना कितनी व्यवहारिक है? हमने इराकी सरकार की कोई स्पष्ट या व्यवहारिक योजना नहीं देखी है। ये भी स्पष्ट नहीं है कि इन मिलिशियाओं का इराकी सेना में एकीकरण सिर्फ ईरान की इस प्रॉक्सी फोर्स को, जो हश्द अल शाबी या पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस के नाम से जानी जाती है, वहां से इराकी सेना में ले जाने जैसा ही तो नहीं है। अगर इनका कमांड इन्हीं मिलिशियाओं के भीतर से ही रहता है और इन्हें पूरी यूनिट्स के रूप में इराकी सेना में शामिल किया जाता है, तो असल में हम समस्या को एक जगह से दूसरी जगह ही ले जा रहे हैं। और इस समय यह बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं है कि आगे क्या होने वाला है, और यहां तक कि अभी क्या हो रहा है यह भी पूरी तरह से साफ नहीं है। क्योंकि भले ही इन मिलिशियाओं में से कुछ ने यह घोषणा की है कि वे अपने हथियार सौंप रहे हैं, लेकिन असलियत में हम देख रहे हैं कि इसका क्रियान्वयन निश्चित रूप से अधूरा है। और जमीन पर असल में क्या हो रहा है इसे लेकर काफी हद तक अस्पष्टता है। और इसी दौरान, मेरा मतलब है, ये तीनों मिलिशियाएं जिन्होंने घोषणा की थी कि वे राज्य में विलय हो रही हैं और अपने हथियार डाल रही हैं वगैरह, इन सभी ने मूल रूप से इसे एक आंतरिक निर्णय के रूप में घोषित किया, जो उनके अपने फैसलों के अनुसार लिया गया, ना कि राज्य के अधिकार का पालन करते हुए। और बेशक एक चुनौती उन तीन बड़ी मिलिशियाओं की भी है जिन्होंने कहा है कि वे हथियार नहीं डालेंगी। वे वही मिलिशियाएं थीं जो क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों पर अधिकांश हमले कर रही थीं और इराक में अपने ही तेल क्षेत्रों पर बमबारी कर रही थीं। और ये मिलिशियाएं ईरान के सबसे करीब है। मूल रूप से उनके कमांड स्ट्रक्चर में ईरानी मौजूद हैं, जो हमलों का संचालन और निगरानी करते हैं और ईरान से हथियारों की तस्करी की निगरानी करते हैं। इसलिए जब तक इन मिलिशियाओं से निपटा नहीं जाता, तब तक भले ही बाकी मिलिशियाएं इराकी सुरक्षा बलों में सत्यापित तरीके से शामिल और भंग हो जाएं, हम मिलिशिया की समस्या हल नहीं कर पाएंगे। आप जानते हैं, बिल्कुल, क्योंकि यही उस समस्या का हिस्सा है जिसे आप बता रहे हैं कि वे अभी भी तेहरान से अपने आदेश प्राप्त करते हैं, लेकिन उनकी तनख्वाह बगदाद से मिलती है। और इसलिए जब वे सशस्त्र बलों में शामिल भी हो जाते हैं, तब भी वह स्थिति वास्तव में नहीं बदलने वाली है। हालांकि इसी पिछले हफ्ते इराकी सरकार के प्रवक्ता ने अमीराती टीवी से कहा कि निरस्त्रीकरण की प्रक्रिया बहुत अच्छे से, आप जानते हैं, एक सहज तरीके से आगे बढ़ रही है। तो क्या आपको लगता है कि ये बगदाद की ओर से वास्तव में इन मिलिशियाओं को निरस्त्र करने की मंशा है, या यह कोई बाहरी आदेश है जिसका वे वॉशिंगटन को खुश करने के लिए पालन कर रहे हैं? मेरा मानना है कि इराक में मिलिशियाओं के निरस्त्रीकरण के लिए दबाव डालने वाली ताकतें इसमें सच में रुचि रखती हैं। इराक को क्षेत्रीय युद्धों में शामिल होने की परेशानी से बचाने के लिए, और साथ ही बस अधिक शक्ति प्राप्त करने के लिए भी, क्योंकि ये मिलिशियाएं मूल रूप से उस तरह की डीप स्टेट को कमजोर कर रही हैं जो मिलिशिया से संबंधित नहीं है। इसलिए उनके हित में है कि वे अपने प्रतिद्वंदियों को कमजोर करें जो अपने हाथों में हथियारों की मौजूदगी पर निर्भर रहते हैं, ताकि वे हर तरह के राजनीतिक फैसलों को मजबूर कर सकें। लेकिन इराकी राज्य के पास सच में ज्यादा विकल्प नहीं है जिन्हें वो इस्तेमाल कर सके। उदाहरण के लिए, वो सेना का इस्तेमाल नहीं करने वाला है उन मिलिशियाओं के खिलाफ जिन्होंने ऐलान कर दिया है कि हम अपने हथियार नहीं डालेंगे। सच कहूं तो मुझे लगता है कि जो मिलिशिया पहले ही हथियार डालने का ऐलान कर चुकी हैं, जो लोग इससे इनकार कर रहे हैं या स्पष्ट बयान नहीं दे रहे, वास्तव में ये ट्रंप प्रशासन की प्रक्रिया आगे बढ़ाने की दृढ़ता पर निर्भर करेगा। और मुझे कहना होगा कि ये मिलिशियाएं और आमतौर पर ईरानी धुरी ट्रंप प्रशासन को अपने लिए बहुत शत्रुतापूर्ण मानती हैं, और उनका मानना है कि जब तक वे सत्ता में हैं तब तक हमें किसी तरह का समझौता करना होगा। लेकिन जाहिर है ट्रंप प्रशासन हमेशा के लिए नहीं रहने वाला है, और निरस्त्रीकरण की यह प्रक्रिया पूरी तरह से उल्टी जा सकती है, क्योंकि ईरान के साथ सीमा खुली हुई है और वो इन मिलिशियाओं के नियंत्रण में है।
और यहाँ तक कि जो हथियार मान लीजिए राज्य को सौंप भी दिए जाते हैं, मेरा मतलब है उन्हें कभी भी किसी भी समय वापस लिया जा सकता है ना? तो अगर आपको अमेरिकी प्रभाव बनाम ईरानी प्रभाव के पैमाने पर रखना हो तो आप इस नई इराकी सरकार को कहाँ रखेंगे? क्या ये अमेरिका के साथ ज्यादा मेल खाती है या मेल खाने की कोशिश कर रही है, या अब भी ईरानी प्रभाव के तहत काफी हद तक प्रभावित है? वे निश्चित रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ अधिक तालमेल बिठाने और ट्रंप प्रशासन की कृपा पाने की कोशिश कर रहे हैं। हम इसे कई फैसलों में देख सकते हैं, लेकिन समस्या ये है कि उनके पास इन मिलिशियाओं को धमकाने का कोई विश्वसनीय तरीका नहीं है। एकमात्र जिनके पास ये क्षमता है वे ट्रंप प्रशासन है, और फिर सवाल ये है कि क्या वे बल प्रयोग करने के लिए तैयार होंगे? क्योंकि उदाहरण के लिए हमने देखा कि ईरान के खिलाफ युद्ध के दौरान 40 दिन के युद्ध में उन्होंने इन मिलिशियाओं पर गोलीबारी की, उन पर बमबारी की, उन्होंने कई लोगों को मार डाला। इन मिलिशियाओं के दर्जनों सदस्य मारे गए, लेकिन ये काफी हद तक जवाबी कार्रवाई थी और अमेरिकी नजरिए से आत्मरक्षा में की गई थी। ये इन मिलिशियाओं के खिलाफ बड़ा अभियान नहीं था। मुझे लगता है कि जब तक मिलिशियाओं को ये विश्वास नहीं हो जाता कि ये संभव है और ऐसा सचमुच हो सकता है, तब तक उनके पास हथियार छोड़ने का कारण नहीं होगा। वे मिलिशियाएं जैसे कताइब सैयर अल शुहदा, कताइब हिजबुल्लाह और हरकत अल यूनुजाबा ने साफ कहा है कि वे हथियार नहीं छोड़ेंगी। इन मिलिशियाओं के पास इराकी संसद या राज्य में खास ताकत नहीं है, जबकि कुछ मिलिशियाओं ने खुद को एकीकृत करने या हथियार छोड़ने की घोषणा की है, और इसलिए उनके लिए अपने हथियार छोड़ना वास्तव में शक्ति का नुकसान है, जबकि दूसरी मिलिशियाएं, जैसा कि आप जानते हैं, अपने विलय की घोषणा कर रही हैं। इन मिलिशियाओं में कई लोग सच में ईरान के वफादार हैं, इसलिए वे हथियार नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ये हथियार ईरान के काम आते हैं। जब तक कोई विश्वसनीय धमकी ना हो वे इन्हें अपने पास रखेंगे। आपकी आखिरी बात अगले सवाल की ओर ले जाती है। अब इराक के सांप्रदायिक सत्ता साझाकरण संविधान के तहत प्रधानमंत्री का पद इराक में शिया बहुमत के लिए आरक्षित है। अब शायद इराक में सबसे प्रमुख राजनीतिक शख्सियत शिया धर्मगुरु मुक्तदा अल सद्र हैं। अब उनकी राजनीतिक गुट ने 2022 में संसद से इस्तीफा दे दिया था और उन्होंने फिर से संसद में चुनाव नहीं लड़ा है। क्या आप हमें संक्षेप में बता सकते हैं कि मुक्तदा अल सद्र कौन है? वो इराक में इतने प्रभावशाली क्यों हैं? और व्यक्तिगत रूप से मेरा सबसे जिज्ञासु सवाल यह है, उनकी इतनी प्रमुखता होने के बावजूद उनकी राजनीतिक गुट संसदीय राजनीति में भाग क्यों नहीं ले रही है? ये बहुत अच्छे सवाल है। इराक में सदरिस्ट धारा मेरी थीसिस शोध का विषय है। मेरे अपहरण से पहले मैंने सदरिस्तों यानी सदरिस्त धारा से जुड़े लोगों के साथ दर्जनों इंटरव्यू किए थे। इराक के निम्न वर्ग, शिया निम्न वर्ग के लिए इस आंदोलन की अपील को समझने की कोशिश करने के लिए। सदरिस्त आंदोलन ने मूल रूप से 2021 के चुनावों में संसद में सबसे बड़ा गुट जीत लिया था। इसने 73 सीटें हासिल की और मूल रूप से एक ऐसी सरकार बनाना चाहिए जो इराक के इतिहास में पहली बार बहुमत वाली सरकार होती, जिसमें कुछ ईरान समर्थक ताकतों को बाहर रखा जाता। ये मुख्य रूप से राजनीतिक द्वेष से जुड़ा है, ना कि विचारधारा से, क्योंकि इराक में विभिन्न राजनीतिक ताकतों के बीच जो प्रतिस्पर्धा है वो वास्तव में विचारधारात्मक नहीं है। ये एक ऐसा राजनीतिक तंत्र है जहां लोग लूट और उसके बंटवारे के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, और यह लूट का मतलब है सरकारी खजाना। उन्होंने कुर्द सहयोगियों केडीपी और मोहम्मद अल हलबूसी के नेतृत्व वाले सुन्नी तकद्दुम के साथ बहुमत सरकार बनाने की कोशिश की, और वे ऐसा करने में असफल रहे क्योंकि इसमें एक तरफ मिलिशिया द्वारा की गई राजनीतिक हिंसा थी और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी था। इराक के सुप्रीम कोर्ट पर ईरान समर्थित पार्टियों का दबदबा है, वही जज नियुक्त करती हैं, और नतीजतन उन्होंने इराकी संविधान की एक बहुत अजीब, बहुत रचनात्मक व्याख्या दी, जिससे इराक में बहुमत वाली सरकार बनाने की संभावना लगभग खत्म हो गई। आपको ऐसी सरकार बनानी होती है जिसमें सब शामिल हो। तो ये हुआ और फिर उन्होंने सिस्टम का बहिष्कार कर दिया, और फिर उन्होंने मूल रूप से संसद से इस्तीफा देने का फैसला किया। अब मुझे यह स्पष्ट नहीं है, मैंने कभी, आप जानते हैं, मुक्तदा अल सद्र से बात नहीं की है।
मुझे समझ नहीं आता उस समय वो क्या सोच रहे थे। ये काफी संभव है और कुछ लोग जो उन्हें जानते हैं उनका मानना है कि उन्होंने सोचा था कि उनके इस्तीफे की घोषणा स्वीकार नहीं की जाएगी। ये सिर्फ दबाव डालने का तरीका था, उनका संसद छोड़ने का इरादा नहीं था। लेकिन बाकी राजनीतिक गुटों ने इस्तीफा स्वीकार कर लिया और मूल रूप से जहां सदृष्टों ने 73 सीटें जीती थीं, वहां दूसरे स्थान पर रहे ईरान समर्थक उम्मीदवार उनकी जगह संसद में आ गए, अब संसद और शिया गुट पूरी तरह ईरान समर्थक हो गए हैं। यही बात मुझे जिज्ञासु बनाती है, क्योंकि मुक्तदा अल सदर ने खुद को विदेशी प्रभाव के खिलाफ तेज तर्रार नेता के रूप में स्थापित किया था। हाँ, उनकी मिलिशिया ने दशकों पहले अमेरिकी सेनाओं के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और यह इराक की सबसे प्रमुख राजनीतिक शख्सियत है जिनके पास कम से कम इतना राजनीतिक प्रभाव है कि वे इराक में ईरान के प्रभाव का मुकाबला कर सकें। एक लक्ष्य जिसे बगदाद चाहता है, लेकिन वो इसमें शामिल नहीं हो रहे हैं। तो मूल रूप से जैसा कि आप बता रहे हैं, इस खालीपन में ईरान समर्थक तत्वों ने कब्जा कर लिया है। तो अगर कोई व्यक्ति जिसने विदेशी प्रभाव का विरोध करने वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है, तो अब वही ऊर्जा ईरानी प्रभाव को इराक से हटाने में क्यों नहीं लगाई जा रही है? हाँ, ये अच्छा सवाल है। मुझे स्पष्ट नहीं कि उन्होंने चुनाव में हिस्सा क्यों नहीं लिया। ये एकजुट आंदोलन है, ये मुक्तदा अल सदर का फैसला है और उन्होंने चुनाव में हिस्सा ना लेने का फैसला किया। और उनके फैसले ऐसे हैं कि उनके बहुत करीबी लोग भी ये समझने में संघर्ष करते हैं कि इसके पीछे क्या वजह है। वो काफी बदलते स्वभाव के व्यक्ति हैं और वो एक फैसला लेते हैं और फिर कुछ महीनों या सालों बाद ऐसा फैसला ले लेते हैं जो उनके पिछले फैसले से बिल्कुल उल्टा होता है। लेकिन जो मैं सदृश धरे के लोगों से सुन रही हूं, वो ये है कि उनका इरादा भविष्य में फिर से संसदीय चुनावों में हिस्सा लेने का है। वो पिछले चुनाव में भी हिस्सा ले सकते थे क्योंकि सदर ने मतदाता कार्ड नवीनीकृत कराने को कहा था, लेकिन अंत में उन्होंने चुनाव न लड़ने का फैसला किया। उन्होंने अपने राजनीतिक गुट के फायदे के लिए कई रियायतें मांगी थीं, जिसमें चुनावी कानून में बदलाव करके चुनाव लड़ना भी शामिल था और उन्हें वो रियायतें नहीं दी गईं और इसलिए उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा। लेकिन मुझे लगता है कि भविष्य में वे राजनीति में वापस आएंगे। मेरा मानना है कि राजनीति से बाहर रहने का अनुभव कुछ हद तक फायदेमंद है, क्योंकि सादर आंदोलन का जो मूल आधार है उसे ये वाकई पसंद है, जैसे कि कट्टर समर्थकों को, क्योंकि उन्हें लगता है कि वे भ्रष्ट राजनीतिक व्यवस्था के असली विपक्ष है और वे इसके लिए दोषी नहीं ठहराए जा रहे हैं। आप जानते हैं, देश बहुत खराब आर्थिक स्थिति में है और सेवाएं भी बहुत खराब है वगैरह। बिजली, पानी, अस्पताल, सड़कें सब बहुत खराब है, जबकि इराक बहुत अमीर है। लेकिन बेशक ऐसे लोग भी हैं जो बाद के वर्षों में और हाल के वर्षों में सदर आंदोलन से जुड़े, क्योंकि ये बहुत ताकतवर था और उन्हें सत्ता और राजनीतिक सरपरस्ती तक पहुंच का आनंद मिला मूल रूप से। और ऐसे लोग अब धीरे धीरे सदर आंदोलन से दूर होते जा रहे हैं। उदाहरण के लिए जाकर वोट देना और असाइब अहल हक या अन्य ईरान समर्थक राजनीतिक ताकतों में शामिल होना। हाँ, मुझे लगता है कि आने वाले समय में सिर्फ मुक्तदा अल सदर को देखना ही दिलचस्प नहीं होगा, बल्कि मुझे लगता है कि इराक की मुक्ति की कुंजी उनके राजनीतिक प्रभाव में ही छुपी है। बस मेरा मतलब है, उन्हें यह जानकर दुख होगा कि एक इजरायली ऐसा सोचता है। वो कट्टर इजराइल विरोधी है। सदरिस्तों द्वारा आयोजित प्रदर्शनों के दौरान और यहाँ तक कि उनकी आयोजित प्रार्थनाओं में भी वे जोर जोर से चिल्लाते हैं, कल्ला इजराइल, कल्ला अमेरिका, यानी अमेरिका नहीं, इजराइल नहीं। मैं अभी बगदाद और यरूशलेम के बीच संबंध सामान्य करने की बात नहीं कर रहा, लेकिन इराक अगर ईरान का प्रभाव कम करना चाहता है तो वही इसकी कुंजी है। अभी कुछ मिनट पहले हमने इराक में उन ताकतवर मिलिशियाओं के बारे में बात की थी जिन्हें ईरान का समर्थन प्राप्त है। सबसे प्रभावशाली शायद कताइब हिजबुल्लाह है, जिसने आपको लगभग 2.5 साल तक बंधक बनाकर रखा था। अब आप अपनी कैद से पहले इन मिलिशियाओं पर रिसर्च कर रहे थे। आपको इन्हीं में से एक ने बंधक बना लिया था और अब आप फिर से इन पर रिसर्च कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं, क्या आपके इस कठिन व्यक्तिगत अनुभव के कारण इन मिलिशियाओं के प्रति आपका नजरिया बदला है? मेरे अपहरण से पहले मैं इन मिलिशियाओं पर गहराई से रिसर्च नहीं कर रही थी, सिर्फ दूसरों के प्रकाशित लेख पढ़ रही थी।
मैंने उत्तर में विस्थापितों के खिलाफ उनके मानवाधिकार उल्लंघनों पर रिसर्च की थी। मैंने इन मिलिशियाओं पर खुद रिसर्च नहीं की, सिर्फ कुछ पीड़ितों से बात की थी, क्योंकि उनके पास जाना बहुत खतरनाक है। और भले ही मेरे पीएचडी शोध प्रबंध के लिए उन लोगों के बारे में जानना फायदेमंद होता जो उदाहरण के लिए सदर के आंदोलन को छोड़ चुके हैं और इन मिलिशियाओं में शामिल हो गए हैं। मैंने सिर्फ जोखिम के कारण ऐसा नहीं किया, और लेकिन जाहिर है जब मेरा अपहरण हो गया तो मैं पहले से ही उनके पास थी, उनके साथ थी और उनके साथ समय बिता रही थी। और मैंने बहुत कुछ सीखा। मुझे लगता है कि इस तरह की अनोखी, जाहिर है भयानक स्थिति की वजह से जिसमें मैं उनके साथ बहुत समय बिता रही थी, बातचीत में शामिल होना, खासकर पूछताछ और यातना के शुरुआती दौर में, और उनके दृष्टिकोण को समझना। और मुझे लगता है कि मेरा मतलब है मैंने उन साजिशी सिद्धांतों को काफी हद तक समझा जो ये ईरान समर्थक धड़ा फैलाता है। उदाहरण के लिए इजराइल और अमेरिका ने सीरिया में आईएसआईएस और जबत अल नुसरा बनाया। उनमें से कुछ सच में मानते हैं कि ये सच है। मुझे लगता है कि अधिकतर सामान्य सदस्य और कई निचले व कुछ ऊंचे कमांडर भी इस बकवास पर यकीन करते हैं। हाँ, वे इन अजीब साजिशी सिद्धांतों को मानते हैं और उनमें ईरान समर्थक झुकाव भी है, लेकिन असल में वे तनख्वाह की जरूरत से ही प्रेरित है। इन मिलिशियाओं की तादाद, मेरा मतलब है जब ये स्थापित हुई थी तब ये बहुत छोटी थी, और जब वे पहली बार 2013 में असद शासन का समर्थन करने के लिए सीरिया गए तो उन्होंने धीरे धीरे अपनी तादाद बढ़ाई। 2014 में आईएसआईएस ने इराक पर हमला किया। नूरी अल मलिकी द्वारा सेना में भ्रष्टाचार के कारण इराक ढह गया। और फिर 2017 के बाद इन मिलिशियाओं का सबसे बड़ा, सबसे व्यापक विस्तार हुआ जब आईएसआईएस के खिलाफ लड़ाई खत्म हो गई थी। मूल रूप से इन मिलिशियाओं में अधिकतर लोग वही है। जब देश का 1/3 हिस्सा आईएसआईएस के कब्जे में था और समारा, जहां 2 शिया इमामों की मज़ारें यानी 2 पवित्र दरगाहें हैं, के करीब था, तब वे लोग घर पर ही रहे। लेकिन जब और शुरू में कोई वेतन उपलब्ध नहीं था, क्योंकि लोग उदाहरण के लिए अपनी पत्नियों के सोने के गहने तक बेच देते थे और एक AK-47 खरीदकर आईएसआईएस के खिलाफ लड़ने के लिए मोर्चे पर चले जाते थे। तो ये लोग घर पर रहे, लेकिन वेतन मिलने और खतरा खत्म होने पर शामिल हो गए। तो ये आपको इन लोगों के बारे में क्या बताता है ना? ये लोग भौतिक लाभ के लिए प्रेरित होते हैं। अब इन मिलिशिया में कुछ लोग विचारधारा से प्रेरित होते हैं, लेकिन मेरे अनुभव और लोगों से बातचीत के आधार पर वे वास्तव में अल्पसंख्यक हैं। ये वही लोग हैं जो अक्सर इन नेटवर्क्स में काम करते हैं, जिनका नेतृत्व IRGC के कर्मी करते हैं, और वे सच में अपने देश को ईरान के लिए नुकसान पहुंचाने को तैयार हैं और उन्हें इसमें कोई समस्या नहीं दिखती। लेकिन कई और लोग वास्तव में सिर्फ एक तरह के भारे के सैनिक हैं। सही है, वे वहां सिर्फ पक्की पगार के लिए है। पगार के लिए। और इन मिलिशियास के कई कमांडर तो करोड़पति हैं, उनमें से कुछ अरबपति हैं, वो भी डॉलर में, इराकी दिनार में नहीं, समझी? तो ये लोग जिंदगी का मजा लेने के लिए पैसा चुराते हैं, शहीद नहीं बनते, फिर भी दावा करते हैं कि हम पवित्र योद्धा हैं, लेकिन असल में ये चोर हैं। हाँ, वो कुछ षड्यंत्र सिद्धांतों में विश्वास करते हैं और ईरान समर्थक हैं। उन्हें ईरान की सफलताओं पर गर्व भी है, लेकिन आखिरकार वो जीना चाहते हैं और पैसा कमाना चाहते हैं। मुझे लगता है कि मामला लगभग ऐसा ही है। मैं कहूंगा, आप जानते हैं, यही बात IRGC और हिजबुल्लाह के बारे में भी कही जाती है। आखिरकार ये वही लोग हैं जो संघर्षरत अर्थव्यवस्थाओं में अपना फायदा ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने का तरीका ढूंढ रहे हैं। हिजबुल्लाह में कुछ लोग सिर्फ वेतन के लिए, खासकर 2019 की लेबनान आर्थिक तबाही के बाद शामिल हुए। कुछ लोग सच्चे आस्थावान हैं, जिन्होंने बहुत छोटी उम्र से ही हिजबुल्लाह के स्कूलों में पढ़ाई की है। वे शुरू करते हैं। उनका स्काउट कार्यक्रम है, वे ब्रेन वॉश्ड है और मरने को खुश रहते हैं, सोचते हैं कि स्वर्ग जाएंगे। ठीक है, अब हम शो के आखिरी रैपिड फायर सेगमेंट पर जाएंगे। मैं आपको 3 तस्वीरें दिखाऊंगा। कृपया संक्षेप में बताइए कि आपके दिमाग में क्या आता है। तो पहली तस्वीर में ये सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप व्हाइट हाउस में हैं। मेरा मतलब है, मुझे लगता है कि ये वास्तव में राष्ट्रपति ट्रंप की सबसे अच्छी नीतियों में से एक है।
ये वास्तव में सीरिया के लिए एक आशीर्वाद है, क्योंकि प्रतिबंधों को हटाए बिना सीरिया निश्चित रूप से एक असफल राज्य बना रहता। अब कम से कम सीरिया के पास एक मौका है। ठीक है, यह दूसरी तस्वीर है। तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोआन। वो एक तानाशाह है। यही पहला शब्द है जो दिमाग में आता है। वो सच में तुर्की को इस्लाम और लोकतंत्र के मेल का एक आदर्श माना जाता था। और अब मेरा मतलब है, वहां अब कोई विपक्ष नहीं है, कोई स्वतंत्र मीडिया नहीं है। ये बहुत बहुत दुखद है। ठीक है, और आखिरी तस्वीर, यह तुर्की में अमेरिकी राजदूत और सीरिया तथा इराक के लिए विशेष दूत टॉम बैरक हैं। उनका इरादा अच्छा है, चलिए इसे इस तरह से कहते हैं। ठीक है, आपकी स्पष्टवादिता के लिए धन्यवाद। मुझे लगता है कि हमें इसमें छुपे हुए अर्थ को समझना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल के लिए हमें यहीं रुकना होगा। मैं आपको एक बार फिर धन्यवाद देना चाहता हूं, एलिजाबेथ सुरकोव, कि आपने आज रात मेरे साथ जुड़ने के लिए समय निकाला। अगले हफ्ते ऑन द रिकॉर्ड में फिर मिलेंगे। आज का एपिसोड और पिछले सभी शो यूट्यूब व स्पॉटिफाई पर देखें। धन्यवाद।